नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, बिकॉज इस क्वेश्चन में कहीं पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। फिर कहीं पूछ लिया होगा मोलैलिटी, तीन टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा होगा, है ना। और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कहीं तो इन लोगों ने बात करी होगी मोल फ्रैक्शन की, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं हर एक बात आपको बताता हूँ। कहीं बात कर रहे होंगे मोल फ्रैक्शन की कहाँ मैक्सिमम होगा, कहीं बात करी जा रही होगी मोलैलिटी की, यही बात है ना, है ना। और कहीं तो बात करी जा रही होगी मोलैरिटी की। तो आपको क्या कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मैं डिस्कस करता हूँ, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लें, चलिए मोलैलिटी की बात सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अभी तीनों मैं आपको करा दूंगा, परेशान मत होइए। ये देखिए आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, और सेम इसी तरीके से मैं तीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और इन्फॉर्मेशन क्या दी रहेगी वो समझिए। मान लीजिए पहला अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ मोलैलिटी का, मान लो क्वेश्चन है अ क्वांटिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इन विच सॉल्वेंट द मोल फ्रैक्शन की जगह भी आप रुक जाइए, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन की जगह भी आप क्या करिए, आप मोलैलिटी कर लीजिए, आप मोलैलिटी कर लीजिए, है ना। मोलैलिटी कर लीजिए, पहला ऐसा सवाल आप बना लीजिए, है ना, कि मोलैलिटी किस में मैक्सिमम होगा। अज्यूम नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अज्यूम नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द सॉल्वेंट, मतलब जो भी सॉल्वेंट आप यहाँ ले रहे हैं, तो एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है ना। ये देखिए एसिटिक एसिड हमारे पास, आपको पता होगा भाई फॉर्मूला क्या है, CH3COOH है। मतलब वो लोग ये कहना चाहते हैं कि इनमें से आप किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे वाटर में, चाहे इथेनॉल में, चाहे बेंजीन में, आप 10 ग्राम एसिटिक एसिड डालिए, तो एसिटिक एसिड ना तो आपका डिसोशिएट होगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा कि ये इस तरीके से आपका जो है ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ से ब्रेक कराते हो ना, आप क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको, यहाँ से ब्रेक कराते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, CH3COO माइनस आयन, यानी कि एसिटेट आयन, भाई इसको एसिटेट आयन बोलते हो, साथ में H प्लस आयन। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हमने क्या किया, हमने जितने भी एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हमने डाले हैं इस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट में, भाई 10 ग्राम एसिटिक एसिड डाला है, तो 10 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स या जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि जितने भी ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, एज इट इज पड़े रहेंगे। मतलब ये आपको सॉल्वेंट में डालने पर इस तरीके से ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके, ऐसा बोला इन्होंने, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब सर क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने CH3COOH सॉल्वेंट में डाला है तो एज इट इज चला जाएगा। मतलब ये देखो, जैसे मैं डॉट 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 ये सब डॉट बना रहा हूं, है ना। तो हर एक डॉट किसको बता रहा है, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को। ये रहा एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, मान लो भाई हमने सॉल्यूशन बनाया, ये देखिए हमने किसी भी सॉल्वेंट में डाला इस तरीके से, तो जितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें, 10 ग्राम एसिटिक एसिड का मास हमें दिया हुआ है, तो 10 ग्राम एसिटिक एसिड में जितने भी एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो इस तरीके से, एक मॉलिक्यूल ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, एज इट इज, कोई भी ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर, कोई भी मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो ये भी CH3COH है, ये भी CH3COH है, ये भी CH3COH है, ये भी CH3COH है, ये भी CH3COH है। और ध्यान समझिए, कोई भी एसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए, है ना, और कुछ ऐसा बना दिया। बस समझाने की बात है, CH3COH होल ट्वाइस, मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ भी नहीं रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो कोई भी एसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओके। मतलब जैसा डाला है एज इट इज वैसे ही मॉलिक्यूल अंदर सॉल्यूशन में इधर उधर बढ़िया से रह रहे होंगे, ओके। अब समझिए क्वेश्चन। तो देखिए पहला सवाल ये है कि उन्होंने हमसे क्या बोला है, मान लीजिए कि भाई मोलैलिटी निकाल के दिखाओ। अब हमें पता है क्या भाई मोलैलिटी क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा। तीनों सवाल करके दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। देखिए मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास, बताइए। हमारे पास होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये रखते हो मास ऑफ सॉल्वेंट आप किलोग्राम में रखते होगे, यही बात है, यही बात है, ठीक है ना। अब सुनिए, देखिए अगर हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट हमारा क्या है बताइए। यहाँ पर सॉल्यूट हमारा एसिटिक एसिड है ना, भाई सॉल्यूट क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है ना, ठीक है। तो सॉल्यूट हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है। अब ये बताइए, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालूं, NCH3COH का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड तो आप लोग निकाल लोगे क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो भाई एसिटिक एसिड के गिवन मास क्या है, 10 ग्राम है, चेक कर लीजिए, 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो ऊपर हम लोग रखेंगे 10 ग्राम, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3COH, तो सभी बच्चे इसका मोलर मास भी निकाल लेंगे, 60 ग्राम मोल, 60 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। ये मोल हमारा ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अरे भाई इसका वो निकाल लोगे ना आप, है ना, मोलर मास निकाल लोगे ना, क्योंकि मैं यहाँ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ओके, ध्यान दीजिएगा जरा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, यहाँ से आ गया हमारे पास 1/6, है ना। तो कितना आ गया हमारे पास, 1/6 मोल आ गया, ठीक है। सॉल्व करोगे
तो अप्रॉक्सीमेटली, अब देखो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ तो ये मत बोलना क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ। ओके, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, है ना। 1/6 आप करेंगे ना 1/6 आप करेंगे तो आएगा 0.17 के आसपास मान लो, या 0.16 के आसपास मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0.1/6 क्या आ रहा है, 0.16 मोल के आसपास आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड के मोल हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अब जरा समझिए, हम 3 केसेस में अगर सॉल्व करें, सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करें कहाँ पर, अगर हम लोग वाटर के केस में सॉल्व करें, ठीक है ना। फर्स्ट केस क्या है हमारा, वाटर का, ठीक है। तो अगर वाटर वाले केस में अगर आप देखोगे तो भाई ये बताओ, अगर आप मोलैलिटी निकालोगे, अगर आप मोलैलिटी अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो भाई 10 ग्राम एसिटिक एसिड पानी में हमने डाला है, तो मोल्स ऑफ हमारे पास एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा 0.16। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई अगर पानी में डाला है आपने 10 ग्राम एसिटिक एसिड को, पानी में डाला है, तो 10 ग्राम एसिटिक एसिड में 0.16 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड होंगे, और पानी हमारा सॉल्वेंट है, तो पानी का मास हम लोग किलोग्राम में रखेंगे। तो पानी का मास किलोग्राम में रखिए, पानी का मास उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, यानी कि हर एक सॉल्वेंट 100 ग्राम हमें लेना है, यानी कि पानी भी लेना है तो 100 ग्राम, ठीक। जब इथेनॉल में डालोगे, इथेनॉल जब सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा तब भी 100 ग्राम, और बेंजीन जब सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा उसे भी हमें 100 ग्राम लेना है, ठीक है ना। अब सुनो, 100 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 1000 अगर आप करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से कितना, 0.1 किलोग्राम, यही बात है ना। ये भी हो जाएगा सॉल्वेंट 0.1 किलोग्राम, किलोग्राम में चेंज करोगे, और तीसरा वाला भी हो जाएगा कितना, 0.1 किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए, जब आप मोलैलिटी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना। तो भाई वाटर का केस हो तब भी वाटर भी 0.1 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना भाई, 0.1 किलोग्राम ही तो आ जाएगा, ठीक। अब आप सेकंड केस में निकालोगे, है ना। अब इसका जो भी आंसर आ रहा होगा वही आंसर इथेनॉल के लिए भी आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। अगर आप इथेनॉल के केस में, अगर आप इथेनॉल के केस में निकालेंगे बच्चों, तब भी मोलैलिटी अगर आप निकालने जाएंगे इथेनॉल के केस में, मतलब समझ रहे हो ना, 10 ग्राम एसिटिक एसिड हमने 100 ग्राम, 10 ग्राम एसिटिक एसिड हमने 100 ग्राम इथेनॉल सॉल्वेंट में डाला। अब सॉल्वेंट कौन है, इथेनॉल है, केस नंबर 2 में, है ना, यानी कि 0.1 किलोग्राम ही तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, है ना। तो मोलैलिटी अगर आप देखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, 0.16 मोल्स ऑफ सॉलिड तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 10 ग्राम एसिटिक एसिड में 0.16 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड होंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास कितना होगा, 0.1 किलोग्राम, ठीक है। तो आप देखोगे मोलैलिटी तीनों केसेस में सेम आएगी, है ना। थर्ड अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो थर्ड केस में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, थर्ड केस में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है। थर्ड केस में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पर अगर आप मोलैलिटी निकालोगे, स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी निकालोगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो भाई फिर से 0.16 होगा, क्योंकि तीनों ही केस में उन्होंने हमसे बोला है कि एसिटिक एसिड हमें 10 ग्राम लेना है, तो 10 ग्राम के करस्पॉन्डिंग मोल्स कितने आएंगे, 0.16 आएंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई सॉल्वेंट बेंजीन है जो कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम में कितना होता है, 0.1 किलोग्राम, है ना। तो 0.1, अब ये बताइए कि मोलैलिटी तो तीनों में सेम आ रही ना, 0.16 अपॉन में 0.1 अगर आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.016। कैलकुलेशन कर लेना भाई, है ना, जो भी होगा ये भी सॉल्व करोगे तो 0.016, करेक्ट। और ये भी अगर आप करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 0.016, है ना, मोलर मोलर। ओके, कैलकुलेशन कर लेना, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना। मैं बस ये कह रहा हूँ आप ये नंबर देखिए जरा, कैलकुलेशन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना। आप भाई उसको कर लेना, है ना। तो ये देखिए जरा, जो मोलैलिटी यहाँ आ रही थी वही मोलैलिटी यहाँ आ रही, कैलकुलेशन कोई गलत हो भैया संभाल लेना, मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मोलैलिटी हमारे पास सेम है, ओके, मोलैलिटी हमारे पास सेम है, क्योंकि फीवर भी है तो ज़्यादा मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ कैलकुलेशन पे। आप ये देखिए जरा, सेम इन ऑल द सॉल्वेंट, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर मोलैलिटी का क्वेश्चन आया तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। अगर सेम क्वेश्चन हमारे पास किसका आता, मोल फ्रैक्शन का आता, है ना। तो भाई अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है इन विच सॉल्वेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज मैक्सिमम, ओके, मोल फ्रैक्शन कौन से सॉल्यूट में मैक्सिमम है, तो भाई अगर ये पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए केस नंबर 1 आपने क्या लिया, आपने वाटर का केस लिया, सॉल्वेंट हमने क्या लिया, सॉल्वेंट हमने क्या लिया, वाटर लिया, सॉल्वेंट हमने क्या लिया, वाटर लिया। और अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो हर एक बार क्या एसिटिक एसिड ही है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब CH3COH एसिटिक एसिड है, और वो मोल्स कितने आए थे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल निकाल रहा हूं मैं, 0.16 मोल के आसपास हमारे पास आया था, सही है, यही चीज़ है ना। नाउ अब ये बताइए कि अगर आप मोल फ्रैक्शन इन वाटर निकालेंगे ना, तो वाटर हमारे पास कितना है, वाटर हमारे पास कितना है, वाटर उन्होंने हमें 100 ग्राम दिया हुआ है। तो वाटर अगर उन्होंने हमें 100 ग्राम दिया हुआ है, ओके, वाटर अगर उन्होंने, इसको मत देखो भाई, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको मत देखिए, है ना। वाटर अगर उन्होंने हमें 100 ग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, करेक्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप निकाल सकते हो भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर आप निकालेंगे फर्स्ट केस में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है वाटर का, 100 ग्राम, ठीक। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा।
इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास 18 कितना आ जाएगा 5.55 के आसपास, ठीक है, संभाल लीजिएगा 5.55 के आसपास इतना मोल ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये बताइए कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। केस नंबर 1 में मोल फ्रैक्शन को आप काई से दिखाते हो, तो मोल फ्रैक्शन इन द फर्स्ट केस मींस मोल फ्रैक्शन इन द केस ऑफ वाटर, ओके, ऐसे लिख दे रहा हूं, संभाल लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन इन द फर्स्ट केस यानी कि मोल फ्रैक्शन इन द केस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब बार बार ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, है ना, आप लोग को पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है, ठीक भाई। नीचे क्या रखते हैं हम, ऊपर क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखेंगे, टोटल मोल में क्या आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए जरा सॉल्यूट के मोल कितने हमारे पास 0.16, ठीक है ना, ओके, और डिवाइडेड बाय नीचे अगर आप सॉल्व करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 0.16 और प्लस अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है हमारे पास 5.55, है ना, 5.55, इसको भाई सॉल्व कर लो तो आएगा 0.16 और डिवाइडेड बाय, अब सॉल्व भी नहीं करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी, है ना, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से सेकंड केस अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ सेकंड केस में, अगर आप अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मोल फ्रैक्शन इन सेकंड केस, तो सेकंड केस में जरा ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर आप करेंगे तो सेकंड केस में स्टूडेंट्स आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो भाई 0.16, क्योंकि सॉल्यूट तो फिक्स है ना हमारा, एसिटिक एसिड 10 ग्राम था उसमें 0.16 मोल्स थे, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास फिक्स है, और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सेकंड केस में निकालोगे तो सेकंड केस में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो सॉल्वेंट सेकंड केस में क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट सेकंड केस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैसे निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इथेनॉल का हमें मास कितना दिया है 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्वेंट हमें लेना है ना, तो गिवन मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम और डिवाइडेड बाय इथेनॉल का मोलर मास, और इथेनॉल का मोलर मास है हमारे पास 46, निकाल लीजिएगा, वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। इथेनॉल का हमारे पास मोलर मास कितना है वो तो निकाल लेते होगे ना आप लोग, ठीक है, कितना आ जाएगा 46, है ना, तो ये इस तरीके से, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, चेक कर लेते हैं, हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 46 अगर आप करेंगे तो आएगा भाई 2.17 के आसपास, संभालिएगा, है ना, तो ये आएगा 2.17, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आप थर्ड केस में यदि निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल फ्रैक्शन इन द थर्ड केस इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभालिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 0.16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 0.16 हो जाएगा, और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मेरा थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यदि आप निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास तो 100 ग्राम है सॉल्वेंट का, बट मोलर मास थर्ड केस में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78 होता है, ओके, चेक कर लो भाई, है ना, चेक कर लो, ठीक, 78 होता है। तो थर्ड केस में हम लोग जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास 78 आप करेंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, चेक कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 78 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 1.28 के आसपास, है ना, 1.28 के आसपास, ठीक है। कैलकुलेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप संभालिएगा 1.28। अब ये बताइए जरा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा या सबसे कम आंसर किसका आएगा, सोचो जरा, सबके न्यूमरेटर से मैं चेक कर लो भाई, इतनी मैथ्स तो आती होगी ना, देखिए न्यूमरेटर यहाँ पे भी 0.16 है, न्यूमरेटर यहाँ पे भी 0.16 है और न्यूमरेटर यहाँ पे भी 0.16 है, ठीक, ध्यान सुनिए, उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम किसका होगा, तो मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम उसका होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, मन हो तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका होगा बताइए, सबसे छोटा डिनोमिनेटर, अब तीनों के डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखेंगे तो 0.16 कॉमन है, ये देखिए 0.16 कॉमन है, 0.16 कॉमन है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर उसका होगा जिसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर ऐड हो रहा होगा, तो सबसे छोटा नंबर किस में ऐड हो रहा है, चेक कर लीजिए, 5.55 या 2.17 या 1.28, तो 1.28 ये सबसे छोटा ऐड हो रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला केस है इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो इसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा आएगा, मन हो तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास सबसे ज्यादा किस में होगा, थर्ड केस में, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है तो हम क्या करेंगे, हम बेंजीन पे टिक लगाएंगे, मतलब ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं किस पे, हम आते हैं मोलैरिटी पे, है ना। अगर क्वेश्चन में ये बोला था मोलैरिटी किसकी मैक्सिमम है, अब यहाँ पर आप समझिए जरा, है ना, मोलैरिटी के लिए हम कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन अगर मोलैरिटी के लिए आ जाए तब हम लोग कैसे करेंगे, है ना, देखिए ध्यान से, तो एक बात बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन मोलैरिटी का है तो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, अगर क्वेश्चन मोलैरिटी निकालने का है तो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। देखिए बच्चों, इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, ये रो का मतलब डेंसिटी है, पहले ही बता दे रहा हूँ, जब भी मैंने ऐसा लिखा हुआ है ये ऐसे इसको रो पढ़ते हैं, RHO रो पढ़ते हैं इसको, है ना। मान लो आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, डेंसिटी करेक्ट। तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा बच्चों क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया रहेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ बेंजीन C6H6 का मतलब बेंजीन होता है,
ठीक, तो बेंजीन की डेंसिटी 0.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ C2H5OH आपको 0.78 के आसपास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा। अब सुनिए, पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होते हैं, याद रखिएगा, जिनको नहीं पता बच्चों, है ना। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में पता है कितना होता है, 1 ml वॉल्यूम होता है, ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही 1 मिलीलीटर होते हैं, याद रखिएगा, है ना। 1 मिलीलीटर का मतलब होता है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए इस 1000 का मतलब 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो भाई लीटर में आ जाएगा, है ना, यानी कि 10 की पावर 3 ऊपर भेजोगे तो 10 की पावर -3 लीटर। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होते हैं और 1 ml में 10 की पावर -3 लीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप 10 की पावर -3 लीटर आप लिख सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान समझिएगा जरा, ये देखिए अगर हम इसको लिखते तो हम ऐसे लिखते 1 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml। अरे भाई सेंटीमीटर क्यूब का ही मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होते हैं 1 ml होते हैं, है ना। तो इस तरीके से अरे भाई नीचे 1 लिख लो ना, क्या दिक्कत हो गई, ये लो 1 सेंटीमीटर और 1 ml, हाँ, और 1 ml का मतलब होता है 10 की पावर -3, है ना। तो ये हो जाता क्या 1 ग्राम पर, और 1 ml की जगह आप लोग क्या लिखते 10 की पावर -3 लीटर, है ना। अरे भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3, हाँ 11th क्लास में हो भाई, हाँ 10 की पावर -3 लीटर, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 0.87 ग्राम पर 10 की पावर -3 लीटर, ठीक है, ये डेंसिटी हो गई। और यहाँ पर अगर निकालते तो 0.78 ग्राम पर 10 की पावर -3 लीटर, तो ये डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी, आप ग्राम पर लीटर में आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब निकाल लिया, अब सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि इन विच सॉल्वेंट द मोलैरिटी इज मैक्सिमम, ऐसे कर लीजिए क्वेश्चन को, है ना। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मोलैरिटी के बारे में अगर पूछ लेता है। अब सुनो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए पार्ट 3 को करने से पहले। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अपने घर में एक सॉल्यूशन बनाइए, चलिए पानी ले लीजिए, पानी लेके आओ भाई, पानी लेके आओ जल्दी से, पानी लेके आइए, जाइए पानी लेके आओ भाई। ये 100 ग्राम वाटर आपने लिया है, ठीक। अब ये बताओ भाई 100 ग्राम वाटर का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, 100 ग्राम भाई ये तो मास है ना, ये हमने क्या किया 100 ग्राम वाटर लिया है ना, तो भाई ये मास दिया हुआ है ना, ये वाटर का क्या दिया हुआ है, मास दिया है। और वाटर यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, ध्यान सुनिए, वाटर क्या है हमारे पास, एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब जरा समझिए ध्यान से, है ना, समझिए ध्यान से, ये बताइए कि भाई इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला हमें पता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम आपने, भाई सही बात है ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे मतलब जब ओनली वाटर रखा है, ये क्या है ओनली वाटर है अभी, ओनली वाटर, या आप बोल सकते हो ओनली सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है ना, ओनली वाटर या ओनली हमारे पास क्या रखा है, ओनली सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम का मतलब समझते हो, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, है ना, कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, करेक्ट। तो वॉल्यूम अगर आप बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। अरे भाई वॉल्यूम इधर, डेंसिटी इधर, तो ये इस तरीके से, है ना। तो अब जरा समझिए, मास कितना है आपका 100 ग्राम है, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। डेंसिटी किसकी रखोगे भाई आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 100 ग्राम पानी रखा है, बताओ इसका वॉल्यूम कितना है ना, बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये आप मुझे बताइए। तो आप बताएंगे सर डेंसिटी ऑफ द वाटर रख दो, सही बात है ना, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर पीछे दिया हुआ है, हमें चेक कर लीजिए, डेंसिटी ऑफ द वाटर हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो हम अभी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रख लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर की जगह हम रखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा ध्यान दो, ये पर सेंटीमीटर क्यूब में जो नीचे सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ये ऊपर हमारे पास जाएगा, और आंसर आएगा बच्चों ध्यान समझिए क्या आ जाएगा 100/1 100, है ना। और अगर आप देखेंगे तो आएगा भाई ग्राम से ग्राम कैंसिल और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया, और सेंटीमीटर क्यूब को आप ml लिख सकते हो, यानी कि 100 ml, है ना, 100 मिलीलीटर। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम है, जब प्योर वाटर रखा हुआ है यानी कि ओनली सॉल्वेंट रखा है, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आप अपने घर पे करके देखिए, करिए, जाइए थोड़ी सी चीनी लेके आइए, शुगर लेके आइए, जाइए, अरे भाई 10 ग्राम 5 ग्राम शुगर लेके आओ, हाँ शुगर देखो अब ना भाई, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो मान लीजिएगा, सेम वही कंटेनर में, है ना। अब सुनो, इसमें आप 10 ग्राम शुगर डालिए, क्या करोगे 10 ग्राम आप शुगर, अरे भाई जाओ लेके आओ, जाओ शुगर लेके आओ, शुगर। अब शुगर ना तो डिसोशिएट होगी ना तो एसोसिएट होगी, मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स तो आयनाइज नहीं होंगे, है ना, उसमें से कोई H+ आयन तो निकलेगा नहीं, और ना ही वो भाई शुगर
के मॉलिक्यूल्स ना तो क्या होंगे, आयनाइज होंगे, आपको पता है, और ना तो डिसोशिएट होंगे, ना तो एसोसिएट। मतलब ऐसा नहीं कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक कुछ डाइमर टाइप का बना ले रहा है। डाइमर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, वो छोड़िए, है ना। मतलब वो जुड़ भी नहीं रहा आपस में, ऐसा नहीं कि दो मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं या एक ही मॉलिक्यूल हमारा आयंस में ब्रेक हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या पढ़ाया गया था बताइए, 9th-10th क्लास में क्या पढ़ाया गया था बताइए? आपको पढ़ाया गया था कि जब आप इसमें कुछ शुगर डालोगे तो शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में चले जाते हैं। याद है? सुनो ध्यान से भाई, पानी के मॉलिक्यूल थे, ये व्हाइट कलर से मैं पानी के मॉलिक्यूल बना रहा हूं, मान लो, है ना। ये व्हाइट कलर से मैं पानी के मॉलिक्यूल इस तरीके से मान लीजिए मैं बना रहा हूं, इस तरीके से, है ना। ये पानी के मॉलिक्यूल है। अब ये बताओ, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है ना भाई, यहाँ पे स्पेसेस है ना, तो शुगर के मॉलिक्यूल तुम्हारे कहाँ चले जाएंगे बताओ? मान लो शुगर के मॉलिक्यूल को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, शुगर के मॉलिक्यूल को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। तो भाई जैसे ही तुम शुगर डालोगे तो शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ चले जाएंगे ना। 10 ग्राम ही तो शुगर है यार, 10 ग्राम ही तो शुगर है बेचारी, है ना। तो यहाँ पे चले जाएंगे शुगर के मॉलिक्यूल, है ना। तो ये बताइए क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? नहीं, बस यही बताना चाहता था मैं। भाई ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, तुम कंफ्यूज मत हुआ करो। जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मतलब जब प्योर वाटर लिया तो उसने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है यार, उतना ही जब तुम सॉल्यूशन बना लोगे, अब तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया, है ना, क्योंकि तुमने शुगर को वाटर में डाल दिया है। शुगर क्या है? सॉल्यूट है। शुगर क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट है ना। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दोगे तो सॉल्यूशन बन गया, है ना। और जैसे ही तुम्हारा ये सॉल्यूशन बन गया, जैसे ही सॉल्यूशन बन गया तो नो चेंज इन द वॉल्यूम अज्यूम करके चलना है भैया क्वेश्चन में, यानी कि सॉल्यूशन का वही वॉल्यूम होगा जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जितना आ रहा होगा उतना ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेके चलेंगे। तो परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। यानी कि ध्यान समझिए बच्चों जरा ध्यान से, कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द केस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 100 ml ही रहेगा भाई, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल ने इसका लेवल, पानी का लेवल थोड़ी ना बढ़ा दिया, है ना। पानी का लेवल कोई शुगर का मॉलिक्यूल ईटा पत्थर थोड़ी ना है ना, कि चले गए नीचे डूब गए और लेवल इस तरीके से हमारे पास राइज हो गया, है ना। पानी का मतलब वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, लेवल राइज हो गया तो सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाएंगे। नो वॉल्यूम इंक्रीज, नो वॉल्यूम इंक्रीज, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको देखिए जरा ध्यान से, है ना। हम लोग 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, इन द केस ऑफ वाटर, इन द केस ऑफ जो भी सेकंड वाला था, शायद बेंजीन था क्या, इन द केस ऑफ वाटर अगर हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, अगर हम लोग वाटर को क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे, तो ध्यान समझिए, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 100 ml ही तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए सॉल्वेंट की जगह हम लोगों ने क्या लिया है बच्चों? सॉल्वेंट की जगह अगर हमने इथेनॉल लिया होता, सॉल्वेंट की जगह अगर हमने इथेनॉल लिया होता, यानी कि C2H5OH अगर हमने लिया होता, ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग सॉल्वेंट लेंगे तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस वाला आप कॉन्सेप्ट लगा के चल सकते हो अगर मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, करेक्ट। क्योंकि अब आप समझ रहे हो ना बात को, आप समझ रहे हो ना बात को भाई। इथेनॉल में आपने अगर एसिटिक एसिड डाल दिया तो मान लीजिए कि एसिटिक एसिड जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में चला जाएगा। मोलैरिटी का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करेंगे, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। वैसे तो मोलैरिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी का ही क्वेश्चन हमारे पास आएगा। फिर भी कहीं कहीं अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं, है ना। तो ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट कौन है? इथेनॉल। अब इथेनॉल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी, है ना, मास अपॉन में डेंसिटी, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मास अपॉन में डेंसिटी, डी का मतलब रो लिख लो, रो का मतलब डेंसिटी, है ना। तो ये बताओ, ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मास हम लोग किसका लेंगे भाई? हम लोग मास लेंगे किसका? मास लेंगे हम लोग यस, मास लेंगे हम लोग किसका? सॉल्वेंट का, है ना। तो सॉल्वेंट का मास कितना है? 100 ग्राम। अरे भाई सॉल्वेंट तीनों केसेस में 100 100 100 ही लेना है ना, तो इथेनॉल भी 100 लेना है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ इथेनॉल अब आपको रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ इथेनॉल आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल अगर आप देखेंगे तो कितना है? 0.78, है ना, 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब की जगह आप ml लिख सकते हो, ml में मैं निकाल रहा हूँ, है ना। तो 0.78 ग्राम पर ml, है ना, 0.78 ग्राम पर ml। तो मास था 100 ग्राम और डेंसिटी ऑफ द इथेनॉल कितना है हमारे पास? 0.78 ग्राम पर ml। तो ml हमारे पास ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? लगभग सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, लगभग कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 0.78 तो आएगा 128 के आसपास आ रहा है भाई, हाँ 128.2 के आसपास आ रहा है, और ये ml में आ रहा है। चलो बहुत सही, है ना।
अब थर्ड वाला केस अगर आप आएंगे तो थर्ड वाले केस में हमारे पास बेंजीन है सॉल्वेंट C6H6 है ना। तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट जो निकालोगे वही यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग मान के चलेंगे, बिकॉज अगर आप एसिटिक एसिड को 10 ग्राम एसिटिक एसिड को 100 ग्राम बेंजीन में डालेंगे तो एसिटिक एसिड जो होता है वो हम ये मान के चलेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेसिस में चला जाएगा, ऐसे मान लीजिए, है ना। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, है ना, तो यहाँ पर वैसे तो चलो ठीक है उसमें नहीं जाते हैं, आप ये मान के कर लीजिए आप बस, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन अगर बना ही दिया किसी ने मोलैरिटी का तो क्या ही करोगे भाई, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, मास हो जाएगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ द बेंजीन कितना है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बेंजीन अगर आप लेके चलेंगे तो भाई आएगा लगभग कितना 0.87 ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिख सकते हो आप। तो 0.87 ग्राम पर ml अगर आप करेंगे, ml ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 100 डिवाइडेड बाय 0.87 अगर आप करोगे सो यू विल गेट 114 पॉइंट, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, है ना, वो मैटर नहीं कर रहा है, वो सब आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए ये ml में इतना आसपास हमारे पास आ गया, ठीक है ना, इतना हमारे पास ml में आ गया। अगर आपको इसको किस में करना है, अब ध्यान सुनो, तीनों केसेस में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। तो वाटर के केस में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा लीटर में आ जाएगा ना। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 ml में जो आया था सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो भाई लीटर में आ जाएगा, है ना, यही बात तो है। तो यहां से आ जाएगा 0.1 लीटर, सही है, L का मतलब लीटर। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द केस ऑफ सॉल्वेंट में अगर आप इन द केस ऑफ इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट में अगर आप निकालेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, भाई यही तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यार, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में आ जाएगा, है ना, ये देखिए, है ना। तो इसको आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया तो भाई लगा लेना, है ना, ये इधर आ जाएगा कहीं, तो ये आएगा भाई लगभग 0.128 के आसपास मान के चल लो, राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 0.13 लीटर के आसपास, है ना। अरे मान लेना भाई 0.128 ही ले लो तुम, क्या हो गया, है ना, क्या हो गया, ठीक है। तो इतने के आसपास ये आएगा, मैं अंदाजा लगा के कर रहा हूँ, है ना, संभाल लीजिएगा, ठीक। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द केस ऑफ बेंजीन एज अ सॉल्वेंट अगर आप करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.114 भाई अंदाजा लगा लेना, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा, 0.114 या 0.15 के आसपास, 0.115 के आसपास आ जाएगा, ये लीटर में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, राउंड ऑफ करोगे तो ठीक है 0.115 के आसपास हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, या अगर आपको पूरा लेना है तो भाई पूरा ले लो, नहीं राउंड ऑफ करना है तो ये डेसिमल इधर गया तो लो, है ना, और ये अगर इधर गया तो पूरा ले लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। कितना जगह ये डेसिमल इधर आ गया, है ना, तो 94 लीटर के आसपास आ जाएगा ये, ऐसे, है ना। अगर अब इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो, लास्ट में क्या है 4 तो उसको हटा सकते हो, तो 0.1149 लीटर ये आ गया। अब बताओ, अब तीनों केसेस में क्या आप मोलैरिटी नहीं निकाल लोगे, बताओ। तो अगर हम यहाँ मोलैरिटी निकालें, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी क्या होता है बताना जरा। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि फिक्स थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि फिक्स थे, क्योंकि एसिटिक एसिड 10 ग्राम में 0.16 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड था। तो मोलैरिटी मैं लिख देता हूँ, मान लो किसी को नहीं पता है, तो भाई मोलैरिटी जो होता है ना, मोलैरिटी जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें लेना है। राइटिंग बहुत गंदी हो रही, कोई बात नहीं है, संभालिएगा, है ना। नाउ अब आप देखोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, वो तो 0.16 हर एक केस में फिक्स है, ना। तो ये मोल्स हो गए और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो केस नंबर 1 में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में, 0.1, ये लीजिए, ठीक। केस नंबर 2 में अगर आप निकालेंगे तो आपकी मोलैरिटी जो आएगी, मोलैरिटी क्या आएगी केस नंबर 2 में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स है 0.16, अरे एसिटिक एसिड 10 ग्राम फिक्स है ना भाई, तीनों में डाला है ना, तो यहां पर आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आएगा 0.12, बस इतना रख दे रहा हूँ, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, है ना, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। इसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो मोलैरिटी आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स है 0.16 के आसपास, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा 0.11, उसने हमसे पूछा था मैक्सिमम मोलैरिटी कहाँ है, तो सबके न्यूमरेटर सेम है, चेक कर लो, यहाँ पे न्यूमरेटर में 0.16, यहाँ पे न्यूमरेटर में 0.16, यहाँ पे न्यूमरेटर में 0.16, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी मोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे
छोटा होगा तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर हमारे पास कहाँ है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर हमारे पास कहाँ है भाई, ये 0.1 ही तो सबसे छोटा है ना, 0.1 ही तो सबसे छोटा है मेरे ख्याल से, क्योंकि 0.1 से बड़ा नंबर क्या है 0.11 और 0.11 से बड़ा नंबर क्या है 0.12, तो भाई सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, ये है ना 0.1। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा मोलैरिटी इसी की आएगी। केस नंबर 1 में मोलैरिटी हमारे पास सबसे ज्यादा आएगी। तो इस केस में जब मोलैरिटी पूछेगा तो वाटर के केस में हम लोग क्या करेंगे, वाटर के केस में हम लोग मोलैरिटी को मैक्सिमम बताएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते थे। ओके।